हेलो गाइस, आई होप फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आप सभी मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। आई होप कि आपने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैम्बू स्पीसीज। बैम्बू स्पीसीज के बारे में कहा जाता है फ्लोवरिंग वंस इन 50 to 100 years of life span। अपनी जिंदगी में 50 से 100 साल में एक बार फ्लोवरिंग करता है। इस प्लांट पे 50 से 100 साल में एक बार फ्लोवर आता है। सेकंड आता है हमारा स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना जिसे नीला कुरंजी, नीला कुरंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है फ्लोवरिंग वंस इन 12 years ऑफ लाइफ स्पेन। सेकंड, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जनरली सितंबर और अक्टूबर में ग्रो करता है। सितंबर और अक्टूबर में। लास्ट टाइम 2018 के अंदर जनरली कहाँ पे पाया जाता है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेक्चर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पेन, क्लोन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी, फेज ऑफ लाइफ स्पेन। इसके बाद आगे कुछ प्लांट जो स्पेशल प्लांट्स जो देखे गए हैं उसमें से आता है सबसे पहले बैम्बू स्पीसीज। बैम्बू स्पीसीज एक ऐसा खास प्लांट होता है, बैम्बू स्पीसीज एक ऐसी खास स्पीसीज है जो 50 से 100 साल में एक बार फ्लोवरिंग करती है। बांस के प्लांट पे 50 से 100 साल में एक बार फ्लोवर आता है, उसके बाद ये बांस का पेड़ सूख जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना जिसे नीला कुरंजी के नाम से भी जाना जाता है, ये 12 साल में एक बार फ्लोवरिंग करेगा, उसके बाद मर जाता है। 12 साल में एक बार इसके ऊपर फ्लावर आता है, उसके बाद ये मर जाता है। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना जनरली कहाँ पे पाया जाता है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पाया जाता है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। लास्ट टाइम इसने फ्लोवरिंग की थी सितंबर अक्टूबर 2018 के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जनरली 3 इवेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 इवेंट्स। फर्स्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन। थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 इवेंट्स आते हैं।
फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, सेकंड गैमेट ट्रांसफर। फर्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस, सेकंड गैमेट ट्रांसफर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर दो इवेंट्स आते हैं। फर्स्ट जाइगोट, सेकंड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट और एम्ब्रियो। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट्स आते हैं। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन से पहले कौन से इवेंट्स होंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले होगा प्री फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर 2 इवेंट्स आते हैं। पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा गैमेट ट्रांसफर। क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है गैमेट्स का फ्यूज होना, तो गैमेट्स के फ्यूज होने से पहले गैमेट्स का बनना जरूरी है। तो गैमेट्स के बनने को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस तो हो गया, गैमेट की फॉर्मेशन हो गई। गैमेट की फॉर्मेशन होने के बाद अब वो ट्रांसफर होंगे, जो गैमेट्स बने हैं वो ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर होने के बाद आपस में फ्यूज होंगे, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्स्ट इवेंट आता है जाइगोट और सेकंड एम्ब्रियो। जब गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये पढ़ाना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेनली इनके ऊपर ही फोकस किया जाएगा, इसीलिए ये चैप्टर पढ़ाना जरूरी है। अब आगे पढ़ते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसे हम बोलते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसे। प्री फर्टिलाइजेशन से पहले मैंने क्या बताया, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर गैमेटो का मतलब होता है गैमेट्स, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हम गैमेटोजेनेसिस को क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ गैमेट्स की बात करें, टाइप्स ऑफ गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है होमोगैमेट्स, सेकंड हेट्रोगैमेट्स। फर्स्ट आता है होमोगैमेट्स, सेकंड हेट्रोगैमेट्स। नाम से पता लग रहा है, होमो का मतलब होता है सेम, ऐसे गैमेट्स जो दिखने में सेम होंगे उसे बोलते हैं होमोगैमेट्स। हेट्रो नाम से पता लग रहा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जो दिखने में डिफरेंट होंगे, डिसिमिलर होंगे, उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट्स। होमोगैमेट्स का जो एग्जांपल आता है वो आता है
क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा जो एक एल्गी है, इसके जो गेमेट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है, अलग से इसका एक वीडियो बना दूंगा, समझ आ जाएगा। इसके जो गेमेट्स होते हैं इस तरह के होते हैं, ठीक है, दिखने में सिमिलर है। हेट्रोगेमेट का एग्जांपल हम बात कर सकते हैं ह्यूमन गेमेट्स की। ह्यूमन गेमेट्स में ये सबको पता है स्पर्म एंड ओवम, दिखने में कैसे हैं, डिसिमिलर है। कैसे हैं? डिसिमिलर है। तो सब समझ आ गया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला इवेंट। पहला क्या है? गेमेटोजेनेसिस। गेमेटो का मतलब होता है गेमेट्स, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। इसका मतलब गेमेट की फॉर्मेशन के प्रोसेस को गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। वही मैंने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। अब टाइप्स ऑफ गेमेट। गेमेट दो तरीके के होते हैं, होमोगेमेट्स और हेट्रोगेमेट्स। अगर हम विजिबल देखेंगे सामने से तो गेमेट्स दो तरीके के होते हैं, होमोगेमेट्स और हेट्रोगेमेट्स। होमो का मतलब होता है सेम, ऐसे गेमेट्स जो दिखने में सेम होंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के गेमेट सेम होंगे। देखो क्लेडोफोरा में दिखाया है, दोनों के गेमेट सेम है। दूसरा आता है हेट्रोगेमेट्स। हेट्रोगेमेट का मतलब होता है दिखने में डिफरेंट, जो गेमेट्स दिखने में डिसिमिलर होंगे। ह्यूमन के जो गेमेट्स होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म होगा, फीमेल में ओवम होगा, दोनों दिखने में डिफरेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं हेट्रोगेमेट्स। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर दूसरा आता है गेमेट ट्रांसफर। गेमेट ट्रांसफर गेमेट ट्रांसफर के अंदर इन सम स्पीसीज like bryophytes, pteridophytes, जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म ये ऐसी स्पीसीज होते हैं जिनके अंदर रिक्वायर्ड मीडियम क्या होता है इसके अंदर? वाटर। रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ गेमेट्स। ये गेमेट्स को ट्रांसफर होने के लिए वाटर की जरूरत होती है। बट इन सम स्पीसीज medium is not required. Medium is not required. इसमें एग्जाम्पल की बात अगर हम करें भाई, ह्यूमन गेमेट्स, इसके अंदर आ जाएगा। स्पर्म एंड ओवम। मैंने बताया गेमेट ट्रांसफर। गेमेट ट्रांसफर के अंदर कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर गेमेट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम दैट इज वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बिना वाटर के वो आपस में फ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि वो मूव ही नहीं करेंगे। बिना मीडियम के वो मूव ही नहीं कर सकते, तो फ्यूज कहां से करेंगे? इसलिए मैंने एग्जांपल इसमें बताया 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम में जो हमने पढ़ा था, जो स्टार्टिंग की स्पीसीज उसके अंदर होती है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की जो स्पीसीज होती है उसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है गेमेट को ट्रांसफर करने के लिए। गेमेट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे ह्यूमन के अंदर।
ह्यूमन के अंदर जो गैमेट्स होते हैं, मेल में गैमेट होते हैं स्पर्म, स्पर्म डायरेक्टली फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, किसी वाटर की या किसी अदर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये दोनों मैंने बताया प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले हमें गैमेट चाहिए तो उसे गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होना। उसके बाद गैमेट की जब फॉर्मेशन हो जाएगी तो उनको मूव कराना है, उसे बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर होना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद सेकंड आता है अपना, सेकंड इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन। सेकंड आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब वही है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जांपल की बात करें, वही ह्यूमन का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, सबको समझ आएगा। ये क्या है? स्पर्म और ये क्या है? ओवम। आपस में क्या होगा? इनका आपस में फ्यूजन होगा, आपस में फ्यूजन होगा और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के टाइप की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन जनरली दो तरीके से हो सकता है। फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल। इंटरनल का नाम से पता लग रहा है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इसके अंदर नो मीडियम रिक्वायर्ड। इसके अंदर मीडियम that is water required। इसके एग्जाम्पल की बात करें इंटरनल के अंदर वही ह्यूमन आ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल की बात करें जो मैंने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स बताए, इसके अंदर लिख सकते हैं हम बोनी फिशेस, टेडपोल फिशेस वगैरह, ये सब इसमें आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, फर्टिलाइजेशन सेकेंड इवेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स का आपस में फ्यूज होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। गेमेट्स का आपस में फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने बताया ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम आपस में मिलेंगे तो इसे फ्यूजन बोलेंगे, और प्रोसेस ऑफ फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। समझ आ गया? इसके बाद टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन दो तरीके, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल।
इंटरनल का नाम से पता लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी का अंदर होगा, जैसे ह्यूमन के अंदर मेल के स्पर्म डायरेक्टली फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन अंदर ही होता है। एक्सटर्नल के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, जहां पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। इसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंटरनल में किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर वगैरह नहीं चाहिए गेमेट्स को मूव करने के लिए। एक्सटर्नल के अंदर वाटर या मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है गेमेट्स को मूव करने के लिए, गेमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर। इसमें एग्जांपल ह्यूमन आ जाएगा और एक्सटर्नल में आ जाएगा बोनीफिशिस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब थर्ड पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैंने क्या क्या चीज बताई है? फर्स्ट इसमें मैंने बताया जाइगोट, फर्स्ट मैंने क्या बताया? जाइगोट। अब जाइगोट के बारे में कहा जाता है कि जाइगोट क्या है? वाइटल लिंक। जाइगोट क्या है? वाइटल लिंक दैट एंश्योर continuity of species from one generation to next generation। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जाइगोट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच का एक लिंक है जो बताता है कि जनरेशन नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। दो जनरेशन के बीच में एक लिंक को बताता है जाइगोट। अगर जाइगोट नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं बन सकता, तो जाइगोट बनना जरूरी है, यानी कि एम्ब्रियो से पहले का स्टेज है जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं हो सकती, तो इसीलिए जाइगोट को बोला गया है वाइटल लिंक। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का नाम से पता लग रहा है द प्रोसेस ऑफ formation of embryo from zygote under cell division and cell differentiation। इसका मतलब सीधा सा ये है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में मैंने आगे क्या लिखा? अंडर सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, क्योंकि जाइगोट जब फ्यूज हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? गैमेट के अंदर सेल जो सेल फ्यूज हुई है उसमें क्या होगा? डिवीजन होता है। इसके बारे में एडवांस में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी बता देता हूं। सपोज एग्जांपल के लिए दो सेल आपस में फ्यूज हो जाती है, दो सेल का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद
इस तरह से 11th क्लास का स्ट्रक्चर है। पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन होना। न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद सेल आपस में फ्यूज हो जाएगी तो क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद इसके अंदर डिवीजन होगा, एक सेल से 2 बनेगी, फिर 2 से 4 बनेगी, ठीक है। और फिर ये सेल आगे क्या करेगी, सेल डिफरेंशिएशन। मैंने ये जो लिखा है ना, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गई, यहाँ पर सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गई। अब सेल डिवाइड होने के बाद क्या करेगी, आगे सेल डिफरेंशिएशन करके कुछ आईज बनाएगी, कुछ लंग्स बनाएगी, कुछ हेयर्स बनाएगी, कुछ स्किन बनाएगी, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। यानी कि सेल उसके बाद अपने आप को मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नोट्स के बारे में। ये तो हो गया कंप्लीट, कुछ नोट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होता क्या है। बाइसेक्सुअल का मतलब, सीधा सा मतलब की बात करें तो मेल प्लस फीमेल, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसे बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम होता है मोनोसियस, या फिर हम बोल सकते हैं होमोथेलिक। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है इधर मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मेल या फीमेल कोई भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। दोनों होंगे तो बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या होता है, यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम है डायोसियस, या फिर हम बोल सकते हैं हेट्रोथेलिक। बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आता है सिट्रस, कोकोनट और आता है कारा। इसमें एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर आता है डेट पाल्म। समझ आ गया बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस। बाइसेक्सुअल को हम मोनोसियस भी बोलते हैं, होमोथेलिक भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, होमोथेलिक। यूनिसेक्सुअल को हम डायोसियस और हेट्रोथेलिक भी बोलते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, जिसके अंदर ये तो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा या फिर मेल वाला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी सीधा सा भाई जो मैंने अभी बताया, मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स विद इन सेम बॉडी।
एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, उसे हार्माफ्रोडाइट बोलेंगे। अब तुम बोलोगे कि बाइसेक्सुअल भी तो उसी को बोलते हैं, होमोथेलिक भी तो उसी को बोलते हैं, मोनोसेक्स भी तो उसी को बोलते हैं, लेकिन बाइसेक्सुअल, होमोथेलिक और मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, होमोथेलिक, मोनोसियस ये जनरली प्लांट के लिए यूज किया जाता है, इस टर्म को प्लांट के लिए यूज करते हैं, और हार्माफ्रोडाइट एनिमल के लिए यूज करते हैं। इस टर्म को एनिमल के लिए यूज किया जाता है और उन तीनों टर्म्स को प्लांट के लिए यूज किया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, दोनों का मतलब सेम है। दोनों के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों का यही मतलब है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीच। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? लीच। दूसरा एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म और लीच इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अर्थवॉर्म और लीच दोनों के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है एक ही बॉडी के अंदर। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थेनोजेनेसिस, इसका सीधा सा मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ zygote without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट का बनना क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। इसमें एग्जांपल आ जाता है हनी बीज, टर्की बर्ड्स और रोटीफर्स। समझ आ गया? हार्माफ्रोडाइट के बारे में मैंने बताया जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। पार्थेनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट और एम्ब्रियो का बनना। बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट और एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर मेल और फीमेल के गैमेट्स नहीं बनेंगे, इसमें गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके अंदर ना फ्यूजन होगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, ना गैमेट्स बनेंगे। बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट और एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल मैंने बताया हनी बी, टर्की बर्ड्स और रोटीफर्स, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है अमीबा के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? अमीबा की। अमीबा के अंदर दो स्टेज बता रखी है, एक ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन और एक बताइए ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। अब इन कंडीशंस के अंदर होता है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होता है? देखो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अमीबा, ये मैंने अमीबा बना दिया,
अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा 3 लेयर्स बना लेता है अपना चारों तरफ। इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट। और इसे बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ formation of cyst is known as एंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं? इसे एंसिस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंसिस्टेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अपने ऊपर 3 लेयर बना लेता है ताकि प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर सके। बाहर जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है अनफेवरेबल, एसिड रेन या फिर नॉर्मल रेन का होना, टेम्परेचर ज़्यादा होना, जो भी इसके लिए अनफेवरेबल है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए 3 लेयर बनाता है। उन लेयर को सिस्ट बोलते हैं और इस सिस्ट बनाने के प्रोसेस को एंसिस्टेशन बोलते हैं। अब फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अब देखो फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? ये मैंने बना दिया अमीबा। अमीबा के ऊपर 3 लेयर बनाई। अमीबा के ऊपर 3 लेयर बना दी। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे स्पोर्स जो अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे थे, इन्हें क्या बोलते हैं? सूडोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? सूडोस्पोर्स। और इन सबको क्या बोलते हैं? सिस्ट। इन लेयर को सिस्ट बोलते हैं। और ये अमीबा कैसा है? इंसिस्टेड अमीबा। ये कैसा है? एंसिस्टेड अमीबा बोलेंगे इसे, क्योंकि इसके ऊपर सिस्ट आ गई ना, तो इसे एंसिस्टेड अमीबा बोलेंगे। अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? फेवरेबल कंडीशन। अब फेवरेबल कंडीशन में देखो क्या होगा? ये जो लेयर अभी तक मैं बता रहा था कवरिंग, अब ये कवर क्या होगा? फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। और इसके अंदर से जितने भी स्पोर्स मैंने बताए थे अंदर, सूडो स्पोर्स, ये सब क्या है? सूडो स्पोर्स। ये सारे सूडो स्पोर्स जर्मिनेट करने स्टार्ट कर देंगे। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पूरे प्रोसेस को? स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। समझ आ गया बच्चों? एडिशनल इंफॉर्मेशन अमीबा के बारे में। अमीबा के अंदर 2 स्टेज आती है, एक फेवरेबल कंडीशन, एक अनफेवरेबल कंडीशन। जो अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जो अमीबा के लिए सुइटेबल नहीं होगी, उस कंडीशन में अमीबा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ 3 लेयर बनाता है। उन लेयर को सिस्ट बोलते हैं। और उस अमीबा को क्या बोलेंगे? एनसिस्टेड अमीबा। और सिस्ट बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनसिस्टेशन। सिस्ट बनाने के प्रोसेस को, लेयर बनाने के प्रोसेस को एनसिस्टेशन बोलते हैं। अब आ गई फेवरेबल कंडीशन। बाहर का इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, अमीबा बिल्कुल खुश हो जाता है। उस कंडीशन में अमीबा के अंदर जो भी स्पोर्स बने थे, सूडो स्पोर्स, वो सब क्या होगा? तीनों लेयर फट जाएगी। फटने के बाद सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर का, मीन्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों देखें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।